नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ रीवा जिले में डीएसपी के पद पर पदस्थ उमेश प्रजापति सर से। सर, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने कितने अटेम्प्ट में डीएसपी के पद पर आपका चयन हुआ। नमस्कार, मेरा नाम उमेश प्रजापति है। अभी मैं वर्तमान में रीवा जिले में उप पुलिस अधीक्षक अजाक के पद पर पदस्थ हूँ। मैं मूलतः सतना जिले का रहने वाला हूँ और मेरी जो स्कूलिंग की पढ़ाई है पूरी सतना जिले से ही हुई है। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई इंदौर से की है और मैंने अपने स्नातक और स्नातकोत्तर में बीबीए और एमबीए किया हुआ है। उसके बाद मैंने तैयारी की शासकीय सेवाओं की और मेरा 2009 में चयन हुआ था। कई सेवाओं में चयन होने के बाद मैं निरंतर प्रयास करता रहा और वर्ष 2017 में मेरा चयन एमपीपीएससी 2017 के अंतर्गत डीएसपी पद पर हुआ था और मैंने पुलिस सेवा को 2018 में ज्वाइन किया था। सर, डीएसपी बनने के पहले भी आपने कई जगह आपने जॉब किया है, वो कौन कौन से पद पर आपने सर काम किया? एमबीए करने के बाद मेरा सबसे प्रथम चयन स्टेट बैंक में एज ए क्लर्क हुआ था। उसके बाद मेरा द्वितीय चयन मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हुआ था और उसके बाद निरंतर तैयारी करता रहा। उसके बाद भारत की केंद्र सरकार की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है न्यू इंडस्ट्रियल, उसमें मेरा चयन हुआ। उसके बाद निरंतर प्रयास जारी रहे तो पीएससी से मेरा पहला सिलेक्शन एमपीपीएससी 2015 के अंतर्गत सहायक संचालक वित्त के तौर पर हुआ था और 2017 पीएससी के अंतर्गत डीएसपी में, मतलब मैं पीएससी से अगर बात करें तो मेरा 2 बार चयन हुआ है। लेकिन कुल सेवाओं की बात करें तो ये मेरी पांचवी सेवा है। सर, आप काफी सर, ये जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, हम लोग जब तैयारी करते थे वो अलग समय था, उस समय अलग परिस्थितियां थी और अब वर्तमान में बहुत अलग परिस्थितियां हैं। जैसे मैं बात करूं कि हमारे समय में इंटरनेट का इतना उपलब्धता नहीं थी और इतना यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम के चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ये सब नहीं हुआ करता था। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करते थे पढ़ाई करने के और ज़्यादातर जो भी रिसोर्सेज थे ऑफलाइन थे, मतलब किताबें से ही हम पढ़ा करते थे। पर वर्तमान में देखें तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिस पर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और ऐसा देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग अब जो है ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। पर मेरा ये अनुभव रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई करना एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि आदमी अपने मन को ये सांत्वना देता रहता है कि मैं मोबाइल पे कोई पीडीएफ पढ़ रहा हूँ या फिर कोई मतलब यूट्यूब में कोई लेक्चर सुन रहा हूँ। और आप देखेंगे कि व्यक्ति देखता रहता है और उसी समय 5 मिनट के लिए वो जैसे ही यूट्यूब में व्हाट्सएप में जाता है, सोशल मीडिया के इतना एडिक्टेड हो चुका है कि हर 5-10 मिनट बाद चेक करेगा कि व्हाट्सएप में क्या आ गया। और एक बार अगर आप व्हाट्सएप में गए तो आधे घंटे तक वहीं खोए रहते हैं। तो अंत में ये पाया जाता है कि आपने मोबाइल पर तो समय बहुत व्यतीत किया, पर मोबाइल पे जो यूट्यूब का जो चैनल था जिसमें आपको पढ़ाई करनी थी, ऐप पर जिस पे आपको पढ़ाई करनी थी, उस पर आपने बहुत कम समय दिया। तो कुल मिलाकर के मोबाइल पे पढ़ाई करना एक अच्छा विकल्प नहीं कह सकते हैं। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप टेबल कुर्सी लगा करके और जो भी हार्ड कॉपी, चाहे वो किताब हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो कोई पीडीएफ का प्रिंट आउट हो, ले करके पढ़ें। उसे मेरा मानना कि अच्छा विकल्प है। सर, क्या कोचिंग जरूरी है पीएससी या यूपीएससी की तैयारी के लिए? देखिए, कोचिंग जरूरी है अगर आपके पास कोई ऐसा घर पे सदस्य है या फिर ऐसा कोई मित्र है या कोई ऐसे बड़े भाई हैं जो आपको गाइड थोड़ा सा कर सकें कि क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ये आपके पास कोई ऐसे मित्र हैं तो आपको कोचिंग की कतई आवश्यकता नहीं है। आप ये सारी चीज़ें मार्गदर्शन प्राप्त करके कि कौन सी किताबें पढ़ना है उनको खरीद करके और पुराने जो भी पेपर्स हैं, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, उनका एक पैटर्न देख करके कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस स्तर के क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये देख करके आप स्वयं घर में बैठकर ही पढ़ सकते हैं। और घर में ही आजकल यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट देने के लिए भी किसी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हीं को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके ईमानदारी के साथ घर में बैठ करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज वर्तमान में तैयारी करने के लिए कोचिंग की अति आवश्यकता है। सर, यूपीएससी और एमपीपीएससी में क्या अंतर मानते हैं? क्या भाषा का फर्क पड़ता है? यूपीएससी और एमपीपीएससी में
जैसे हम जानते हैं यूपीएससी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा एमपीपीएससी आयोजित की जाती है। क्योंकि यूपीएससी एक केंद्र सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, उसमें सारे स्टेट्स के लोग आते हैं जो अलग अलग भाषा के होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश एक बड़ा कॉमन लैंग्वेज हो जाता है और ऐसा आरोप भी लगाते रहे हैं लोग कि अंग्रेजी भाषा से जो अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी में उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है। पर मध्य प्रदेश पीएससी की बात करें तो मध्य प्रदेश पीएससी में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश पीएससी में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी कंपटीशन में बच्चे बैठ रहे हैं, बराबर सिलेक्ट हो रहे हैं। सर आप कैसे तैयारी करते थे, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? देखिए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं केवल। जी। जैसे किताब आपने खोल के रखी है तो आप दुनिया से कट हो गए हैं, आप केवल किताब और आप संपर्क में हैं। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं तो 2 घंटा पढ़ना भी पर्याप्त है। लेकिन अगर आप ऐसा पढ़ते हैं कि किताब भी खुली है, इंटरनेट भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, ठीक है ना, और आपके मित्र भी बैठे हुए, तो आप 24 घंटे भी लेकर बैठे रहें, कोई कुछ नहीं होने वाला है। आप एक्चुअल कितना पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और मेरा ऐसा मानना है कि पीएससी के लिए 5 घंटे भी पर्याप्त है। अगर आपने 5 घंटे एकाग्र होकर के मतलब कोर पढ़ाई कर ली है तो एक दिन में 5 घंटे भी पीएससी जैसे एग्जाम के लिए पर्याप्त है। सर क्या विकल्प होना चाहिए? अगर किसी कारण से पीएससी नहीं निकल पाता लोगों को तो क्या विकल्प एक होना चाहिए? देखिए, जब हम चाहे तैयारी कर रहे हों या फिर रोजगार में हो या फिर कहीं पर भी हो, तो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि हमेशा ऑप्शन बी जो है, प्लान बी जिसे कहते हैं, प्लान बी हमेशा तैयार रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका चयन नहीं हो पा रहा है, तो हम किसी एक चीज के पीछे न पड़ करके पहले कम से कम एटलीस्ट इतना तो चयन ले लें कि अपने पैरों में खड़े हो जाएं और बेरोजगार की श्रेणी से रोजगार की श्रेणी में आ जाएं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा, काफी लंबे समय से कर रहा है, किसी वक्त दुर्भाग्यवश नहीं हो पा रहा उसका सिलेक्शन, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसे पहले प्रयास करना चाहिए कि कोई वनडे एग्जाम दे करके व्यापम का या फिर कोई अन्य दूसरा वनडे एग्जाम दे करके पहले सिलेक्शन ले ले, ताकि अपने पैरों में खड़ा हो जाए, उसका एक रोजगार मिल जाए, उसका आय का साधन हो जाए। उसके बाद वो निरंतर प्रयास कर सकता है। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने शुरू में पहले एक छोटा सा सिलेक्शन ले करके उसके बाद मैं निरंतर प्रयास करता रहा, तो मेरी भी यही राय रहेगी। सर क्या आप हमेशा से ही प्रशासकीय सेवा में जाना चाहते थे या कुछ और सोचा था? देखिए, जब मैं सन दूसरी सेवाओं में था तब मुझे मालूम चला कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है, तो मुझे लगा, मेरे मन में आया कि ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है, देखें इसमें क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट देना चालू किया, तो शुरुआती अटेम्प्ट में मुझे इंटरव्यू तक जाने का मौका मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि इसे तो मैं निकाल सकता हूँ। उसके बाद मैंने सीरियस गंभीर होकर के पढ़ाई की और उसके बाद मेरा चयन हुआ। तो मेरा ये कहना है कि चयन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक मालूम होना चाहिए कि आता क्या है, किस लेवल का आता है, और पुराने जो पेपर हैं उसका आपको एनालिसिस करना चाहिए कि किस स्तर के आते हैं, किस सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आपकी रणनीति है परीक्षा को निकालने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। सर बहुत से बच्चे हैं काफ़ी समय से तैयारी करते रहते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाता, तो आप क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, सिलेक्शन न होने का एक ही कारण है कि जिनका सिलेक्शन हो रहा आप उनसे कम मेहनत कर रहे हैं। जी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि तैयारी करने वाला बच्चा जो होता है इतनी सारी मित्रता कर लेता है कि उसी में खोया रहता है कि आज पप्पू का जन्मदिन है, जा रहा, कल मन्नू के साथ मूवी देखने चला गया, परसों मौसी की लड़की का बर्थडे है, ठीक है ना, अगले दिन मामा जी के यहाँ जाना है। ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी दुनिया से कट हो जाइए। आप अपने स्वयं के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अपने स्वयं के लिए अगर पूर्ण रूप से पूरी जीवन में 2 वर्ष भी नहीं दे पा रहे हैं तो ये तो फिर गलत बात है ना, क्योंकि इससे जो भी होना है आपके जीवन में ही सुधार होना है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ये मोबाइल और सोशल मीडिया के चक्कर में ना रहें, पूर्ण रूप से कट होकर के एकाग्र होकर के बैठ करके पढ़ाई करें। चयन लेना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, कंपटीशन बहुत है, पर कंपटीशन में वही सेलेक्ट हो रहे हैं जो बहुत एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। सर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे सबसे पहले तो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से दूरी बना लें। दूसरी मेरा सलाह ये रहेगा कि आप अनावश्यक 100-200 फ्रेंड ना बनाएं। सोशल मीडिया के फ्रेंड कभी काम नहीं आते हैं।
आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप कभी यकीन करके मतलब एक खुद ही से ट्रायल करके देखिएगा कि कभी अपने एक दिन बैठ करके 100 दोस्तों को फ़ोन लगाइएगा और बोलिएगा कि मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 99 दोस्त यही कहेंगे यार मेरे पास नहीं है। तो फिर मतलब ये झूठी फौज खड़ी करने का क्या मतलब होगा। तो मतलब ये अनावश्यक मीडियाबाजी, सोशल मीडिया में फंस करके 2000 फ्रेंड बना लेना, 500 बना लेना, जो ऐसे फ्रेंड बनाना जो आपके किसी काम के नहीं है, और फिर वही फ्रेंड आपको फ़ोन लगा करके आज यहाँ जाने की प्लानिंग बताएंगे, कल वहाँ जाने की करने, कुछ नए नए घूमने फिरने की तरकीब भी बताते रहेंगे और आपका समय व्यतीत करते रहेंगे। तो मेरी यही सलाह है कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, उन लोगों से ही दोस्ती करें जो आपके जैसे तैयारी करना चाहता है, और उनमें भी सीमित लोगों से करें, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति जिससे पूछो वही कहता है कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। तो सीमित फ्रेंड सर्कल सीमित बनाएं और लगातार एकाग्र होकर के पढ़ाई करें। सर, आप पुलिस विभाग में डीएसपी हैं, तो पुलिस विभाग में आपको किस तरह की चुनौतियां देखने को मिली? कि पुलिस विभाग जैसा पुलिस विभाग का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, तो वैसे ही कार्य प्रणाली भी है। हमें कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है, कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आती कि आपको अपने व्यक्तिगत कार्य से आपने जाना है और उसी समय फ़ोन आ जाएगा कि नहीं नहीं आपको यहाँ जाना है। तो उस समय थोड़ा सा चुनौती होती है कि हम अपने व्यक्तिगत काम को प्राथमिकता न देते हुए अपने प्रोफेशन को प्राथमिकता देते हैं। और दूसरी चुनौती ये है कि आज सोशल मीडिया के कारण और इंटरनेट की उपलब्धता के कारण साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल क्राइम है उस पर थोड़ा सा कमी होती जा रही है और जो टेक्निकल क्राइम है उस पर बढ़ोतरी होती जा रही है। तो मेरा तो यही कहना है लोगों का कि इंटरनेट का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करें। तो आपकी जरा सी गलती से आपकी लाखों की कमाई, वर्षों की कमाई मिनटों में फ्रॉड द्वारा आपसे चीट करके ले ली जाती है। जी सर, धन्यवाद सर।